दोस्तों नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता। आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 7 त्रिभुज का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। तो देखो, इसकी प्रश्नावली की शुरुआत करने के साथ साथ हम कुछ बातें सीखेंगे। तो सबसे पहले जो सीखने का काम है वो है सर्वांग समता। कई बार हम ऐसी बहुत सारी चीजें देखते हैं जो हमको एक जैसी दिखाई देती है। जैसे दो मिठाई के पीस भी हो सकते हैं, दो पेन भी हो सकते हैं, ऐसे दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, कोई दो पक्षी भी हो सकते हैं, जिनके बारे में हम देखते हैं कि एक वस्तु को अगर हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर कोई दूसरी वस्तु रख दी जाती है तो हम उसको पहचान नहीं पाते। तो इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि उनके सभी अंग पहले जैसे दिखाई देते हैं। जैसी आकृति पहले थी वैसी की वैसी हमको दिखाई देती है, तो वहां हम उसको पहचानना हमारे सामने मुश्किल हो जाता है और पहचान नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति सर्वांग समता में कहलाती है। लेकिन आपने देखा कि हम ऐसी स्थिति जब भी ला पाते हैं जब हमारे पास एक जैसी दो या दो से अधिक होती है। कभी भी एक वस्तु में, एक आकृति में कभी कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो ऐसे हमें इस बात को देखना है कि ये सर्वांग समता जो है ये किस प्रकार से हम देखते हैं। अभी एक उदाहरण आपको और दे रहा हूं मैं। एक उदाहरण ये है कि जैसे हम एक बालक को 10 रुपये देते हैं। अब वो 10 रुपये लेकर के और एक दुकान पर चला जाता है। अब दुकान वाला उससे 10 रुपये लेकर के और अपने गल्ले में डाल देता है। जब वो गल्ले में डाल देता है, बालक वहां से टॉफी या कोई वस्तु जिसको लेनी है उसका चयन करता है, लेकिन बालक के वहां कोई वस्तु समझ में नहीं आती और वो दुकानदार परेशान होकर के उसको 10 का एक सिक्का दे देता है। जब वो 10 का सिक्का देता है तो बालक उसको लेने के लिए मना कर देता है। क्यों मना करता है? क्योंकि उसने तो एक कागज का नोट दिया था, इसलिए बालक उसको मना कर देता। उसको इस बात का पता नहीं लगता कि ये जो सिक्का है ये भी 10 रुपये में ही चलेगा। वो अपना नोट मांगता है। तो दुकानदार क्या करता है? गल्ले में से एक 10 का नोट निकाला और वो उसको दे देता है। चाहे भले से वो नोट जो बालक ने दिया था वही हो या दूसरा हो, लेकिन नोट 10 का उसने बालक को दे दिया तो बालक सहर्ष होकर उसको लेकर के चला जाएगा। तो यहां स्थिति दो प्रकार से होती है। नोट के स्थान पर नोट आ गया, वो हमारे पास सर्वांग सम हो गया। लेकिन अगर यही स्थिति अगर किसी बड़े के साथ होती तो वो बड़ा व्यक्ति उस नोट के स्थान पर उस सिक्के को लेकर भी चला जाता। तो वहां ऐसी स्थिति किसकी होती? समरूपता की होती। वहां क्या होती? समरूपता होती। तो हम इस बात को देख रहे हैं कि समरूपता और सर्वांग समता ये दोनों चीजें हमारी अलग अलग होती हैं। सर्वांग समता के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बात बताई थी कि एक जैसी दो मिठाई के पीस हैं,
तो वहाँ क्या कहलाएगी, वो भी हम सर्वांग की आकृति में आते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये एक वर्ग है और एक दूसरा भी वर्ग है यहाँ। अब दोनों वर्ग एक जैसे हैं। अगर ये दोनों वर्ग एक ही नाप के हैं तो ये दोनों वर्ग क्या कहलाएंगे, सर्वांग कहलाएंगे। लेकिन अगर इनकी नाप अलग अलग है, भुजाओं की नाप अलग अलग है, तो फिर ये क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। तो हमारे पास में दो वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यदि इनकी भुजा हमारे पास बराबर होती है तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, सर्वांग कहलाते हैं। एक रेखाखंड ये 5 सेमी का है और अगर दूसरा रेखाखंड भी 5 सेमी का है तो ये दोनों रेखाखंड क्या कहलाएंगे, सर्वांग कहलाएंगे। ऐसे हमारे पास बहुत सारी चीजें, बहुत सारी आकृतियां ऐसी आती है जिनको हम पहचान नहीं पाते हैं। तो आज हम इस प्रश्नावली में जहां हमारे पास त्रिभुज है तो हम त्रिभुजों की सर्वांग समता देखते हैं। देखिए त्रिभुजों की सर्वांग समता, तो यहां देखिए दो त्रिभुज होते हैं। मैंने आपको बात बताई थी कि जब भी हम किसी चीज की तुलना करते हैं तो हमारे पास कम से कम दो आकृति होना अति आवश्यक है। जब दो आकृति हमारे पास होंगी तो हम उनमें तुलना करते हैं, ए बी सी पी क्यू आर। अब यहां दो त्रिभुजों के नाम अलग अलग हैं, लेकिन इनकी भुजाओं को देखेंगे तो भुजाएं बराबर है, कोणों को देखेंगे तो कोण भी बराबर है। तो आप इसमें देखते हैं कि त्रिभुज जो होते हैं, एक त्रिभुज में 6 अवयव होते हैं। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न हमारे पास बन करके आ जाता है कई बार। त्रिभुज में अवयव कितने होते हैं, अवयव कितने होते हैं, ये हमारे पास एक प्रश्न आ जाता है। जब ऐसा उसमें आता है तो यहाँ 6 अवयव होते हैं, 3 भुजाएं व 3 कोण, ऐसे 6 अवयव होते हैं। और इन 6 अवयवों से ही हम क्या करेंगे, इसमें सर्वांग समता के नियम देखेंगे। अब नियम क्या क्या होते हैं देखिएगा। पहला नियम आता है हमारे पास में भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजाएं हैं। हो सकता है एक त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं बराबर हो सकती है। तो जब हम इन त्रिभुजों के बारे में देखते हैं कि यदि तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ये भुजाएं क्रमशः बराबर होनी चाहिए। अगर क्रमशः बराबर है तो वहां पर ये त्रिभुज हमारा लागू होता है। तो हम देखते हैं कि यहां भुजा भुजा भुजा, जिसे हम एस 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 नियम भी कह सकते हैं। तो यहां नंबर दूसरा नियम है, उसमें आता है भुजा कोण भुजा नियम। अब इसमें हमारे पास में कैसे होता है देखिएगा कि यहां पर दो भुजाएं हो और उनके बीच का कोण हो। ये अगर किसी एक त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच का कोण किसी दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच के कोण के क्रम से बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे। नंबर तीसरा है हमारे पास में कोण भुजा
कोण। कोण भुजा कोण नियम जो है ये हमारे पास क्या होता है, जैसे मैंने आपको बात बताई थी कि हम जैसे नाम लिख रहे हैं वैसे ही हमारा काम होना चाहिए। तो यहां पर देखें दो कोणों के बीच में भुजा है, तो जब किसी एक त्रिभुज के दो कोण हो और उनके बीच की भुजा के बराबर, अगर दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के क्रमशः बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग होते हैं। अब चौथे नंबर का जो काम है वो है हमारे पास समकोण कर्ण भुजा। अब आप देखेंगे इसमें हमारे पास में एक कोण समकोण हो गया, तो इसका मतलब है कि ये जो लगेगा, ये जो नियम आएगा वो समकोण त्रिभुज में आएगा। तो हमारे पास समकोण कर्ण भुजा नियम में हम देखते हैं कि ये जो नियम चलेगा किस में चलेगा, समकोण त्रिभुज में। वहां दोनों त्रिभुजों के कोण समकोण होने चाहिए, उनका कर्ण बराबर होना चाहिए और एक भुजा भी बराबर होनी चाहिए। ऐसे मुख्य रूप से हमारे पास ये चार नियम आते हैं सर्वांग समता के। किसी त्रिभुजों की सर्वांग समता के मूलतः जो नियम आते हैं वो चार नियम आते हैं। लेकिन हमारी जो किताब है इसके अंदर जो सवाल दिए गए हैं उन सवालों को हल करने के लिए एक नियम का प्रयोग और करना पड़ेगा, और वो नियम है हमारे पास में कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा नियम। ये नियम हमको एक इमरजेंसी नियम के नाम से हम इसको जानेंगे, क्योंकि अपन जब आगे पढ़ेंगे तो ये नियम हमारा काम आएगा। और ये नियम को लागू करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, सर्वांग समता का प्रयोग करने के साथ साथ समरूपता का भी प्रयोग हम इसमें करते हैं, क्योंकि ये जो नियम चलता है ये समरूपता में आता है। लेकिन हमारे सवालों को समरूप करते हुए हम इस नियम का प्रयोग सर्वांग समता में करते हैं। ऐसे हमारे पास में ये कुछ नियमों को साथ साथ हम त्रिभुजों की सर्वांग समता को हल करेंगे। अब देखो आपको एक उदाहरण के तौर पर एक सवाल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और यहाँ एक सवाल हमारे पास दिया गया है और इस सवाल में एक त्रिभुज ABC और दूसरा PQR है। तो त्रिभुज ABC में AB बराबर 3 सेमी, BC बराबर 4 सेमी और कोण B बराबर 50 डिग्री है। त्रिभुज PQR में PQ बराबर 3 सेमी, PR बराबर 4 सेमी और कोण P बराबर 50 डिग्री है। तो ये सवाल कह रहा है कि दिए गए त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है और नियम का प्रयोग भी बताना है। तो हम इसको हल करते हैं। देखिएगा हम हल इसको कैसे करते हैं। हम कौन कौन से त्रिभुजों की तुलना करेंगे, देखो त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में हम इन दोनों त्रिभुजों में तुलना करते हैं। क्या क्या है, देखो इसमें AB, तो उसमें कौन सी है, AB के बराबर PQ है, बराबर 3 सेमी हमको दे रखा है। फिर उसके बाद में देखिएगा इसका कोण B, और उसमें कौन सा है, कोण P बराबर 50 डिग्री, ये भी हमको दिया हुआ है। इसमें कौन सी है, BC, और उसमें कौन सी है, PR, ये भी हमको कितने मीटर की है, 4 सेमी। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज काम आ रही है। ये भुजा है, ये कोण है और ये भुजा है। इसका मतलब अतः भुजा, कोण
भुजा नियम से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC त्रिभुज कौन सा? देखो यहां हमारे पास में बिंदु B, जो कोण B है वो P के बराबर है। अब इसमें ये बिंदु B बीच में है तो हमने यहां पर इसको बीच में लिखा, क्योंकि आप इस बात को ध्यान रखना कि यहां सर्वांग जो भी आकृति होती है उनके सभी अंक समान होते हैं, इसलिए B बीच में है तो उसमें P हमारे पास बीच में आएगा। फिर उसके बाद में आपने देखा कि 3 सेमी कौन सी है? AB, तो उसमें कौन सी है? PQ। अब P तो हमारे पास आ ही गया, कौन सी बची? Q। उसके बाद एक बिंदु और बचा है, वो कौन सा है? R। आपने देखा कि यहाँ BC हमारे पास में है तो यहाँ PR, दोनों चीज आ गई। तो ऐसे हमारे पास में यहाँ त्रिभुजों को हम सर्वांग सम के आधार पर लिखते हैं और हमने एक सवाल को इसमें हल किया है। अगली वीडियो में हम हमारी प्रश्नावली के जो सवाल हैं उनको हल करेंगे। आप अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।